जय हिंद साथियों। ये हमारी आरटीजीसीओ जीके की लगातार 5वीं क्लास है और इस क्लास में हम लोग भारतीय संविधान के जो भी महत्वपूर्ण प्रश्न हैं उनको हम ऑब्जेक्टिव टाइप में देख रहे हैं। और ये वैकल्पिक व्यवस्था आप लोगों को थोड़ा इसके पहली क्लास में मैं केवल सिंगल उत्तर दे रहा था, तो उसमें यदि आप लोगों को लगता है कि ऐसा नहीं है, कुछ मेरे पास प्रश्न या फ़ोन आए हैं, उन लोगों ने बोला कि सर आप 4 ऑप्शन रखिएगा, जिससे थोड़ा हम लोगों की समझ ज़्यादा बेहतर होती है। तो मैंने इस बार फिर ये प्रयास किया, थोड़ा 4 ऑप्शन रखने में हमारा समय ज़्यादा लगता है और 4 ऑप्शन इसलिए हम लोग तब महत्वपूर्ण मानेंगे जब आप लोग चारों ऑप्शन पर अपना थोड़ा विचार केंद्रित करें, अपना ध्यान केंद्रित करें। तो हम लोगों के लिए 4 ऑप्शन तो महत्वपूर्ण, केवल हम लोगों को एक सही ढूंढने के लिए एक विकल्प हम लोगों को जो सही ढूंढना है केवल उस पर हम लोग दृष्टिकोण रखते हैं। तो 4 ऑप्शन नहीं है, केवल एक ऑप्शन ज़्यादा सरल है। तो अब आप लोगों को यदि मैं 4 ऑप्शन देता हूं तो फिर आप लोगों को चारों ऑप्शन अच्छी तरह से समझना है और फिर उसके साथ सही लगाते हुए आगे चलना है। इसमें आप लोगों को एक के साथ साथ और अन्य भी 4 चीज़ों के बारे में, 3 चीज़ों के बारे में जानकारी हो जाएगी। तब ऐसे बढ़ते चलेंगे तो हम लोगों को फायदा है, नहीं तो हम लोग सिंगल उत्तर में, एक शब्द के उत्तर में भी आगे बढ़ सकते थे। लेकिन इस बार मैंने फिर से प्रयास किया है कि मैं 4 विकल्पों वाला लेके आया हूँ। तो आप लोग समझना, ये पूना पेश नहीं है, ये पूना पैक्ट है या पूना समझौता जो गांधी जी के और BR अम्बेडकर साहब के बीच मध्य हुआ था। और इसका उद्देश्य क्या था या ये क्या है? तो इसमें मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन ये नहीं है। ये पृथक निर्वाचन आप लोगों को पता होगा कब शुरू हुआ ये और कौन सी डेट में इसका जो हमारा अधिनियम लाया गया था ये किस में है। ठीक है। निम्न वर्गों के लिए पृथक निर्वाचन, बिल्कुल ऐसी कोई मांग पृथक निर्वाचन हुई नहीं थी, क्योंकि हमारे यहाँ देश में जो BR अम्बेडकर साहब हैं वो देख चुके थे कि कैसी अस्थिरता आई हुई है और कैसे हम लोगों की जो एकता है वो तोड़ी जा रही है। निम्न वर्गों के लिए आरक्षण सहित संयुक्त निर्वाचन, बिल्कुल ये उनके द्वारा एक मांग की गई थी गांधी जी से कि जो हमारे पीड़ित वर्ग है या मतलब निम्न वर्ग के लोग हैं या शोषित वर्ग हैं, इनके लिए कुछ ऐसी व्यवस्था की जाए जिसके लिए उनका ये सामाजिक शोषण है और जो सामाजिक बहिष्कार है इससे उन्हें थोड़ा सहूलियत प्राप्त हो। तो इसके लिए उन्होंने निम्न वर्गों के लिए आरक्षण सहित संयुक्त निर्वाचन तो वो संयुक्त के पक्ष में थे, लेकिन उसी में से कई सीटों पर आरक्षण चाहते थे। तो ये पूना पैक्ट है, ये आप लोगों को विशेष तौर पर याद रखना है। अब आएंगे हम लोग रेगुलेटिंग एक्ट कब पारित हुआ। ये सबको पता है कि रेगुलेटिंग एक्ट 1773 में पारित हुआ था और ये 1774 में लागू हुआ। लेकिन इसका उद्देश्य क्या था? इसका उद्देश्य था ब्रिटेन संसद के द्वारा जो भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी काम कर रही थी उसको अपने दायरे में लाना और उसको भारतीय वो ब्रिटेन की संसद के अनुसार कार्य करवाना और साथ में जो व्यापारिक कंपनी को अब राजनीतिक रूप में भी परिपक्व करना, ये मेन उद्देश्य था। तो ये हमारा शुरुआत है, इसलिए 1773 रेगुलेटिंग एक्ट शायद पूछ ले तो हमको ये हर छोटी छोटी जानकारी होना चाहिए। पार्लियामेंटो सुधार कब हुआ? ये आपको पता है कि पार्लियामेंटो सुधार यही मुस्लिमों का पृथक निर्वाचन से संबंधित है, ये 1909। ठीक है। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार में प्रावधान का सार था। इसमें देखो प्रावधान जो अभी आप कई त्रिस्तरीय देख रहे हों और इसके पहले 2 स्तरीय हमारा शासन की व्यवस्था की गई थी, वो मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड में 1919 में की गई थी। तो ये प्रांतों में दोहरा शासन अब मैं बता दे रहा हूँ, जैसे अभी केंद्र और राज्य है तो इसको भी दोहरा शासन में बोलते हैं। यदि हम लोग राज्य में बोल दें तो राज्य में हमारे जो राज्य की विधानसभा है और हमारी पंचायत है, ये भी द्वैत शासन है। तो इसके आधार ऐसे हम लोग इसको द्वैधातन से जानते हैं। ठीक है। कैबिनेट मिशन भारत कब आया? ये 1946 को आया। अब इसको आप लोगों को महत्वपूर्ण क्यों है ये समझना है। जो कैबिनेट मिशन में 3 लोग आए वो यहाँ पर देश की आंतरिक अस्थिरता को देखते हुए उन लोगों ने पाकिस्तान की स्वीकृति का एक प्रस्ताव रखा। तो पहले तो कोई ऐसा हमारा कोई भी भारत का नेता या कांग्रेस का नेता इस प्रस्ताव के समर्थन में नहीं था, ना ही इसको मानने के लिए मंजूर था। लेकिन फिर बाद में क्या परिस्थितियां बनी वो आप लोगों को जानकारी है। यदि आप लोगों ने इतिहास पढ़ा हो आज़ाद भारत का तो उसमें आप लोगों को ज़्यादा समझ में आया। तो ये हमारा कैबिनेट मिशन था, वो पाकिस्तान की स्वीकृति से संबंधित था ही और साथ में हमारी संविधान से भी
तो ये हमारा कैबिनेट मिशन बहुत महत्वपूर्ण है। इसको हम 2-3 बार बातें जाने इसके बारे में कि कौन कौन सी हमसे पूछी जा सकती है। भारतीयों को सार्वभौम सत्ता सौंपने की योजना किस, देखो सार्वभौम सत्ता सौंपने की योजना किस नाम से, ये माउंटबेटन योजना। आप लोगों ने देखा होगा कि हमारे स्वतंत्र भारत के या आज़ाद भारत के वायसरॉय यही बने थे माउंटबेटन, तो इसलिए हमको ये ज़्यादा महत्वपूर्ण है। अब आते हैं हम लोग आगे, मार्ले मिंटो योजना, ये उसी का एक ऑप्शन है। अखिल भारतीय महासंघ स्थापित करने का प्रस्ताव शामिल, ये आप लोगों को पता है भारत सरकार अधिनियम 1935 में कोई भी ऐसा कोई स्थापित करने की या कोई हमारी संसद या विधायिका या कोई भी हमारा ऐसी संस्था स्थापित करने का जिक्र आ जाए तो आपको आंख बंद करके 1935 का लगा देना है, क्योंकि 1935 का ये अधिनियम ऐसा था जिसने हमारे आज़ाद भारत या मान लो 1950 तक, जब तक हमारा संविधान लागू नहीं हो गया 26 जनवरी 1950 तक, जब तक हमारे देश की कानून व्यवस्था इसी के आधार पर चली है। तो ये बिल्कुल ऐसे ही हम लोगों को एक्टिव रहकर प्रश्नों को हल करना है वहाँ पर, ठीक है। संविधान सभा का निर्माण किस योजना के तहत किया गया, ये आपको पता है। देखो मैंने बताया था कि कैबिनेट मिशन योजना कई योजनाओं से संबंधित है, तो इस प्रकार आप लोगों को इसको याद रखनी है, ठीक है। देखो जो संविधान सभा में सदस्य थे वो 389 सदस्य थे, तो ये आपको जानकारी है, और 299 हमारे इससे जाने थे, और लगभग बाकी हमारे अन्य जो रियासतें थी उनसे चुने जाने थे। इससे आप लोगों को ये जानकारी, केवल इतना याद रखना कि शायद धोखे से आपसे चर्चा होगी तो 389 सदस्यों की कि कितने सदस्य थे, ठीक है। मुस्लिम लीग ने किस कारण संविधान सभा का बहिष्कार किया, ये थोड़ा समझ लो कि क्यों ये संविधान सभा में शामिल नहीं हुए। इसलिए थोड़ा वहाँ सीटों की संख्या कम हो गई थी। बाद में जब लास्ट में तो जो हस्ताक्षर हुए वो 284 सदस्य हुए जब अंगीकृत किया गया, और उस समय ये पाकिस्तान वाले मतलब मुस्लिम लीग वाले अलग हो गए थे, और हमारी जो रियासतें थी ये भी निकल के कुछ अकाल मृत्यु से ये मतलब स्वर्गवास हो गए थे। तो इन सारी चीज़ों से फिर 284 सदस्य बचे थे 389 में से। पहला हमारा ऑप्शन है संविधान सभा का अध्यक्ष मुस्लिम, ये बिल्कुल नहीं था, ऐसा नहीं चाहते तो। उचित प्रतिनिधित्व नहीं मिला, ये थोड़ा एक कारण हो सकता है, क्योंकि इनकी एक संकीर्ण मानसिकता के आधार पर ये लोग ऐसा चाहते थे, भारत में अपना राजनीतिक हित चाह रहे थे, तो ऐसा इनको उचित प्रतिनिधित्व जनता और विशेष तौर पर ये मुस्लिम क्षेत्र में ही हार जाते थे, जिसके आधार पर ये सारी चीज़ें राग अलापा करते थे कि हमको अलग देश चाहिए एक मुस्लिमों का। लेकिन जब ये चुनाव लड़ा करते थे वो अपनी मुस्लिम बाहुल क्षेत्र से ही ये हार जाते थे, तो अब उनको और ज़्यादा समस्याएं पैदा होने लगी। मुसलमानों के लिए अलग संविधान सभा, ये इन लोगों ने मांग रखी थी कि हम लोग भारत का हिस्सा रहना चाहेंगे, लेकिन जब मुसलमानों के लिए अलग से कानून हो, अलग से संविधान सभा आप यहाँ हम लोगों को मंजूरी करें, ये हमारे संविधान सभा ने किसी ने मंजूर नहीं किया, इस वजह से ऐसा हुआ, ठीक है। संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ, ये आप लोगों को संविधान सभा, देखो कांग्रेस का अधिवेशन मत लगा के आ जाने वहाँ, आप लोग थोड़ा संविधान सभा, संविधान पढ़ रहे हैं हम लोग तो संविधान में और इतिहास में पढ़ेंगे ये लोग हम कि कांग्रेस का गठन, कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन, ये महत्वपूर्ण है। लेकिन यहाँ पर हमारा पहला अधिवेशन आप लोगों को पता है 9 दिसंबर 1946 दिल्ली में, ठीक है। इसमें कोई आपको अब कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष के रूप में चुने गए थे ये सच्चिदानंद सिन्हा जी थे, 9 दिसंबर को ही चुने गए थे। 9 दिसंबर 1946 को प्रथम बैठक होती है, वहां पर सच्चिदानंद सिन्हा जी को चुना जाता है, फिर वहां वोटिंग होती है, फिर स्थायी अध्यक्ष के रूप में हमारे राजेंद्र प्रसाद जी को चुन लिया जाता है। तो दोनों प्रश्न यहाँ से हमारे सॉल्व हो जाते हैं। संविधान सभा का प्रथम सत्र, ये मैंने बताया 9 दिसंबर 1946 को, तो अब इसमें आप लोगों को कोई कठिनाई नहीं होना चाहिए। सभी पहलुओं पर अध्ययन हेतु संविधान ने कितनी समितियां नियुक्त की, ये समितियां 13 थी, और इन समितियों का जो उद्देश्य था संविधान सभा का कि अच्छी तरह से बारीकियों से बिल्कुल चर्चा करके और हमारे में जितने भी संविधान में प्रावधान शामिल किए जाएं वो अच्छी तरह से और भारत की विविधता को देखते हुए इन सारी चीज़ों को फिर शामिल किया जाए। तो 13 कमेटियां बनाई गई थी, और इन 13 कमेटी में एक थी मसौदा कमेटी, आप लोग उसको प्रारूप कमेटी के नाम से भी जानते होंगे। तो उसके अध्यक्ष थे वो थे BR अम्बेडकर साहब।
अब इसी आधार पर जब ये संविधान हमारा अंगीकृत किया गया, अपनाया गया, संविधान हमारा अंगीकृत किया गया, अपनाया गया, तो उन्हीं की अध्यक्षता में या उन्हीं के नेतृत्व में ये सारा पूरा प्रारूप संविधान का तैयार हुआ। इसीलिए उनको संविधान निर्माता माना जाता है। संविधान निर्माता ना कि लेखक करता, ये दोनों शब्दों में थोड़ा अंतर है। और सबसे पहले हमारे यहाँ जो संविधान की मांग वो VN राव साहब ने, वो उन्हीं का ये मतलब विचार था कि हमारे यहाँ संविधान बनना चाहिए और उसका संविधान का हम लोग स्वयं निर्माण करेंगे, इसमें कोई बाहरी हस्तक्षेप नहीं होगा। ये VN राव साहब, यदि आपको, और जो लेखक करता है वो एक मैंने संविधान की पहले क्लास ली थी बेस वाली, उसमें आप समझ लेना कि किसने लिखा है, क्या कितना क्या हुआ। अब ये हम लोग MCQ चला रहे हैं तो इसमें हम लोग अब इतनी चर्चाएं नहीं करेंगे, ठीक है। तो 13 कमेटी में और विशेष तौर पर आपको प्रारूप कमेटी भी लिख के आ सकता है, मसौदा कमेटी, ठीक है। आते हमारे संविधान सभा के सभी निर्णय किस आधार पर लिए गए। ये आपको थोड़ा अच्छा प्रश्न मुझे लगा, इसलिए मैंने डाला कि आपको प्रश्न उसमें आए ना आए, लेकिन आपको व्यवहार में पता होना चाहिए कि आखिर उस समय पर जो संविधान सभा में निर्णय की किस हमारे कानून को, किस अनुच्छेद को शामिल करना है या नहीं करना है। तो इसके आधार पर एकता और अखंडता के रूप में नहीं लिया गया, सर्वसम्मति पर यह भी नहीं चल रहा था, बहुमत वहाँ ऐसा कोई था नहीं, पक्ष विपक्ष वाला सब लोग सहमति से बैठे होते। तो इसमें है सहमति और समायोजना, ठीक है। तो इसके आधार पर निर्णय होते थे संविधान सभा में। अब आपको पता लग गया होगा कि आखिर वहाँ निर्णय किस प्रकार लिया जाता था, ठीक है। संविधान की आत्मा का आधार कहा जाता है। देखो, संविधान की जो मूल आत्मा है वो उद्देश्य का, जो आप लोग प्रस्तावना के नाम से जानते होंगे, उसका जो संविधान में नाम है वो उद्देश्य का है। और इसको प्रियम्बल भी बोलते हैं। प्रियम्बल के दो उच्चारण लोग चलाते हैं, एक प्रस्तावना बोलते हैं, उद्देश्य का। तो उद्देश्य प्रस्ताव को संविधान की मूल आत्मा माना है। लेकिन आर्टिकल 32 आप लोगों को मैंने पढ़ा दिया है मौलिक अधिकारों में संवैधानिक उपचारों का, इसको BR अम्बेडकर साहब ने माना है, ठीक है। तो संविधान की मूल आत्मा, यदि ऐसा ना आए स्पेशली में कि अम्बेडकर जी ने मूल आत्मा किसे माना, तो हम लोगों को आर्टिकल 32 लगाना है। और यदि संविधान की मूल आत्मा माना जाता है तो इसमें हम लोगों को प्रस्तावना लगाना है या उद्देश्य का लगाना है। तो इसमें कंफ्यूजन ज़्यादा रहता है, ये थोड़ा प्रश्न अच्छी तरह से समझ लेना है हम लोगों को, ठीक है। ये वयस्क मताधिकार यदि आप लोग समझना चाहें तो ये हमारी जवाहरलाल नेहरू जी की देन है, जो हम लोगों को 18 वर्ष में मत देने का अधिकार है। नहीं तो पहले आप लोगों को पता होगा जो टैक्स पेयर थे, जो ज़्यादा शिक्षित लोग थे, इनको जो राजा खानदानों से संबंध रखते थे, इन सबको, ऐसा नहीं है कि उच्च वर्गों को था, सबको नहीं था उच्च वर्ग, जो निम्न वर्ग में भी थे और जो भी हमारे टैक्स पेयर थे या जो ऐसे राजनीतिक संबंध रखते थे, केवल उन्हीं को था ये अधिकार वोट देने का। चाहे वो ब्राह्मण हो, चाहे कोई शूद्र हो, इन चीज़ों को कोई था ही नहीं हो मत देने का अधिकार, ठीक है। तो ये बात हमारी हो गई है। राष्ट्रीय ध्वज को कब अपनाया गया। देखो, इसको संविधान सभा के द्वारा 22 जुलाई 1947 को अपना लिया गया था, ठीक है। लेकिन जब इसको विशेष तौर पर हमारा कानूनी तौर पर या आधिकारिक तौर पर अपना गया वो 26 जनवरी 1950 को, क्योंकि 15 अगस्त आपको पता है 1947 को हमारा देश आज़ाद हो गया था, ठीक है। तो इसी वजह से हम लोग 22 जुलाई 1947 को संविधान सभा द्वारा अपना लिया गया था। लेकिन जो संविधान द्वारा हमारे देश में अपनाया गया वो 26 जनवरी 1950 को। ये थोड़ा इसमें हम लोगों को बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है दो डेटों में। संविधान सभा ने संविधान को अंतिम रूप से किस दिन पारित किया, ये बिल्कुल आपको पता होना चाहिए किस दिन पारित किया है। तो ये पारित कर दिया गया था हमारा 26 नवंबर 1949 को, और 26 नवंबर 1949 को ये D नंबर का है। इसी दिन 26 नवंबर को हमारा संविधान दिवस मनाया जाता है। तो ये आप लोगों को अब याद रखना है, ठीक है। संविधान सभा की अंतिम बैठक कब हुई, तो ये आपको ये मुझे लग रहा है बहुत कम से कम हमारे साथियों को पता होगा कि अंतिम बैठक, सब लोग ये जानते हैं कि 26 नवंबर 1949 को जब अंगीकृत कर लिया गया तो इसी दिन अंतिम बैठक है, लेकिन ऐसा नहीं है। अंतिम बैठक हमारी 24 जनवरी 1950 को हुई, फिर 26 जनवरी हमारा अंगीकृत कर ली, मतलब लागू कर दिया गया था संविधान। तो 24 जनवरी को अंतिम बैठक होती है। उसी अंतिम बैठक में
राजेंद्र प्रसाद जी को राष्ट्रपति जी का चुनाव हुआ है और प्रथम राष्ट्रपति के रूप में चुन लिया जाता है, जो हमारे संविधान सभा के अध्यक्ष थे। तो ये आपको अब जानकारी अच्छी तरह रखना है, इसको मत भूलना कि अंतिम बैठक कब हुई। संविधान में कितने अनुच्छेद और अनुसूचियां थी? वर्तमान में तो मैंने बताया था कि 450 से ज़्यादा अनुच्छेद हो गए हों, 12 अनुसूचियां हो गई हैं। लेकिन उस समय जब हमारा संविधान तैयार हुआ, जब 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियां थी। तो ये विशेष तौर पर मौलिक या बेसिक प्रश्न ये आपसे पूछा जा सकता है, तो इसकी तैयारी। संविधान बनने में लगा समय ये पूछा जाता है। देखो, अब आरटीजीएसईओ के स्तर से महत्वपूर्ण जो शब्द है मैंने बताया 26 नवंबर, 26 जनवरी, ठीक है, और 9 दिसंबर 1946, ये ज़्यादा महत्वपूर्ण है। 2 वर्ष 11 माह 18 दिन का समय लगा था हमारा। ये कितने सदस्य हैं क्या है, ये थोड़ा कम महत्वपूर्ण है। अब भारतीय संविधान लागू हुआ था ये 26 जनवरी 1950 को सभी को है। 26 नवंबर 1900 अब 49 मत कोई लगाना। 26 जनवरी को संविधान क्यों लागू किया गया, ये इसका समझ लेना है। देखो, जो हमारा 30 जनवरी, जो 26 जनवरी को जब 1930 में मनाया गया था, वो दिन था स्वतंत्रता का। लेकिन समस्या क्या हो गई कि इतनी हमारे यहाँ जब समस्याएं पैदा हो गई आंतरिक, और जब दंगे होने लगे हिंदू मुस्लिम के आधार पर, तो उस समय फिर जितने जल्दी सोचा अंग्रेजों ने कि इनको सत्ता सौंपी जाए, ये अपने आप फिर निपटेंगे, हम लोगों को बीच के बीच छोड़ के चले जाते हैं वो। तो वो 15 अगस्त 1947 का दिन था। तो हम लोगों ने जो निर्णय किया था कि हम 26 जनवरी को स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाएंगे। लेकिन अब 15 अगस्त को हमारा स्वतंत्रता दिवस हो गया। अब सोचा कि 26 जनवरी को हम किस आधार पर कैसे अविस्मरणीय बनाएं, तो फिर हमने 26 जनवरी को संविधान लागू करने का दिन रखा। तो उसको फिर हम लोगों ने 26 जनवरी को अविस्मरणीय बनाया। और ये जो घोषणा की गई थी वो लाहौर अधिवेशन, हमारा 1900, लाहौर पंजाब प्रांत की राजधानी थी उस समय जब अविभाजित भारत था, 1929 दिसंबर में हुई थी। उस समय हम लोगों ने पूर्ण स्वराज्य की घोषणा कर दी थी। और फिर 1930 में 26 जनवरी को स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया था। ये हम लोगों को जानकारी अब होना चाहिए। भारत के राष्ट्रीय चिन्ह को किस दिन अपनाया गया? देखो, 26 जनवरी 1949 को जो हमारा अशोक चिन्ह सारनाथ से लिया गया है वो अपनाया गया। बाकी संविधान सभा ने तो इसके पहले बहुत सारी चीज़ें अपनाई गई थी, लेकिन हम लोगों ने जब तक अधिक संवैधानिक तौर पर लागू नहीं हुआ, जब तक हम लोगों को कोई चीज़ नहीं माननी है, ठीक है। संविधान सभा की उद्देश्य का प्रस्तावना का मसौदा किसने तैयार किया था? देखो, एक मैंने संविधान सभा का मसौदा बता दिया BR अम्बेडकर साहब ने, और ये हमारे जवाहरलाल नेहरू जी ने, ठीक है। थोड़ा नेहरू जी एरर है टाइप में, तो इसको जब लिखें तो सुधारना है आपको। तो उद्देश्य का 13 दिसंबर 1946 को उद्देश्य प्रस्ताव तैयार किया, और फिर उसमें वो मूलभूत हमारे सिद्धांत शामिल किए गए कि हम लोगों को किस आधार पर अपना या किस दिशा में हमारा वो संविधान तैयार करना है। मैं जवाहरलाल नेहरू जी के बारे में एक और बात बता दूं कि उस समय के जो कांग्रेस के नेताओं में वो सबसे युवा नेता और सबसे दूरदर्शी और उसके साथ साथ समाजवादी नेता थे। समाजवादी का मतलब आप लोग किसी पार्टी से जोड़कर मत देखा करो। समाजवादी का मतलब है हमारे बीच में समाज में समानता और आर्थिक, राजनीतिक और सामाजिक तौर पर समानता, ये होता है समाजवादी रूप। अब मान लो, मैं आप लोगों ने सुना होगा, एक होती है समाजवादी व्यवस्था, एक होती है साम्यवादी व्यवस्था। तो साम्यवादी व्यवस्था का मतलब है कि पूर्ण रूप से सरकार का नियंत्रण है उसमें, और जितनी भी जो भी सुविधाएं हैं वो आपको सरकार प्रदान करेगी। आप लोगों को तो जैसे केवल कार्य करना है, और बाकी पूरी गारंटी आपकी सरकार की, जितने भी उपक्रम है वो सरकारी रहेंगे, जैसे चाइना, वहाँ साम्यवादी। लेकिन थोड़ा हल्का सा सॉफ्ट रूप है हमारे यहाँ जो है समाजवाद। अब समाजवाद का मतलब होता है कि हम लोग, सरकार भी प्रयास करेगी नागरिकों के कल्याण के लिए, और उसमें कुछ प्राइवेट भी आ सकते हैं। इसमें ऐसा नहीं है कि पूर्ण हमारा आधित्य या हमारा पूर्ण अधिकार सरकार का है, यहाँ लोगों को भी मालिकाना हक मिलता है। तो ये होता है हमारा समाजवाद, ठीक है। ये लास्ट हमारा संविधान सभा की पहली महिला अध्यक्ष विजय लक्ष्मी पंडित थी, और जो संविधान सभा बनी थी 389 सदस्यों में, तो उसमें 15 महिलाएं थी। तो इसमें आप लोगों को थोड़ा याद रख लेना है
कि उसमें महिलाओं का भी प्रतिनिधित्व था और महिलाओं के सुरक्षा और अधिकारों संबंधी काफ़ी चर्चाएं हुई हैं बैठकों में। तो अभी हमारा ख़त्म होता है बेसिक वाला जो भी संविधान की क्लास है। अब इसके बाद हम लोग थोड़ा एक बार संस्कृति और हमारी सांस्कृतिक विरासत के बारे में और जानेंगे। तो हमारी ये 6 क्लास में पूरी हो जाएंगी जो हमारे बेस सब्जेक्ट है जीके के। अब इसके पढ़ाने का तो टाइम मुझे लग रहा है कि कम है, तो हम लोग एमसीक्यू के आधार पर लगाते चलेंगे और साथ में उसको समझते चलेंगे कि किसका क्या कारण रहा है। और इसमें यदि आप लोगों को और कुछ सुधार की गुंजाइश दिख रही हो तो कमेंट में आप पर्सनली फ़ोन लगाकर ज़रूर आप बता सकते हैं, इसमें सर ऐसा ऐसा और यदि सुधार किया जाए तो हम लोगों के लिए ज़्यादा लाभदायक होगा। ठीक है, धन्यवाद।